सुप्रभात बच्चों। मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के ई लर्निंग कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। मैं विपुल कुमार सिंह, आपका हिंदी शिक्षक, इस वीडियो के माध्यम से आपके जो व्याकरण है, व्याकरण का पाठ वर्ण लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोगों का जो पाठ्यक्रम में सिलेबस में वो है वर्ण। तो वर्ण आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं कि स्क्रीन पर लिखा हुआ भी है और इसको बारी बारी से मैं समझाता जाऊंगा, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों, अभी जो है थोड़ा स्थिति खराब चल रही है कोरोना के वजह से। इस वजह से आप लोग घर पर ही सुरक्षित रहें और वीडियो के माध्यम से आप लोग पढ़ते रहें, और कोई दिक्कत हो तो आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। चलिए बच्चों, तो समय बिना गंवाए अब हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। तो पाठ बच्चों आपका है वर्ण। क्या है? वर्ण। वर्ण विचार को आज हम लोग पढ़ेंगे। वर्ण क्या है, इसके कितने भेद हैं, है ना, और उसके उपभेद कितने हैं उसको भी पढ़ेंगे और जानेंगे। चलिए बच्चों, तो पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। जैसा देख रहे हैं, वर्ण विचार। वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? तो जैसा कि जानते हैं बच्चों कि वर्ण और ध्वनि में कोई अंतर नहीं है। बस जो हम लोग बोलते हैं उसको ध्वनि कहते हैं, और जो लिखते हैं उसको वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण या अक्षर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, उसमें अलग अलग वर्ण हैं। मैंने क, च, ट, त, प, आ, ये सब जो है आपका वर्ण ही है ना। तो सबसे पहले हम वर्ण क्या होता है इसके परिभाषा को हम लोग जानते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, है ना। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। बच्चों, अब वर्ण और अक्षर तो एक ही हुआ। अब ध्वनि थोड़ा आता है। तो ध्वनि क्या है? तो ध्वनि भी वर्ण को ही कहते हैं, लेकिन जो हम लोग बोलने या सुनने में प्रयोग करते हैं तो वो जो है आप लोग या हम लोग उसको ध्वनि कहते हैं, और जो लिखने का काम करते हैं बच्चों वो आपका वर्ण या अक्षर कहलाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्ण का परिभाषा क्या होगा कि वर्ण या ध्वनि, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। और जैसा कि अभी मैंने बतलाया कि वर्ण को जब हम बोलते हैं तो वहाँ ध्वनि कहलाता है, सुनते हैं ध्वनि कहलाता है, लेकिन लिखने में जब प्रयोग करते हैं तो वही वर्ण या अक्षर कहलाता है। तो यहाँ पर कहा है कि और यह जो वर्ण होता है बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण या अक्षर होता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं बच्चों कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। बोलने सुनने में जो ध्वनि है, लिखने पढ़ने में वह वर्ण है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब हम लिखते हैं तो वहाँ वर्ण या अक्षर कहलाता है, लेकिन बोलते और सुनते हैं तो वो ध्वनि कहलाता है। आशा है कि आप लोग इसको समझ में आया होगा बच्चों। चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि वर्ण शब्द का प्रयोग और ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए होता है। वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए होता है। इस तरह वर्ण भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूपों में
प्रयोग किए जाते हैं। जैसे भाषा, एक लिखित भाषा होता है, एक मौखिक भाषा होता है, ऐसे एक और होता है सांकेतिक भाषा भी होता है बच्चों, जिससे मैं संकेत के द्वारा प्रकट करते हैं, है ना, बतलाते हैं। जैसे मान लो कि अब सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि लिखित भाषा क्या, भाषा तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं, वर्ण पढ़ा रहे हैं। तो यानी कि जब हम अपने संदेश को या मन के भावों या विचारों को अगर हम दूसरे के पास अपना अभिव्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, तो वो होता है मौखिक भाषा, जब हम बोल करके प्रकट करते हैं। वही अगर हम लिख करके अपनी मन की भावों या विचारों को प्रकट करते हैं या अभिव्यक्त करते हैं, तो वह क्या हो जाता है, लिखित भाषा होता है। लेकिन वही अगर हम संकेत के माध्यम से प्रयुक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं अपनी बातों को, अपने मन के भावों को, विचारों को, तो वो सांकेतिक हो जाता है भाषा, सांकेतिक भाषा। चलिए बच्चों, तो हम भाषा नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग वर्ण पढ़ रहे हैं। आइए वर्ण में कहते हैं, वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए होता है। इस तरह वर्ण भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक है ना। अतः हम वर्ण की परिभाषा इस प्रकार भी दे सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वर्ण वह ध्वनि है जिसके या मूल ध्वनि है जिसके खंड और भी खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अब आते हैं बच्चों कि वर्ण तो हो गया, अब वर्णमाला क्या है। वर्णमाला, इस प्रकार हम लोग माला पहनते हैं, तो मनका का माला एक नहीं कई माला, जो उसमें दाना होता है मनका का, मोती का हो या जो चीज़ का भी हो, सबका होता है, कई होते हैं उसमें, है ना। तो उसी तरह यहाँ पर है वर्ण का माला, किसका, वर्ण या अक्षर का माला। तो वर्णमाला क्या है बच्चों, यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किसी भाषा के, है ना, सभी वर्गों के हाँ तो बच्चों जैसा कि अभी देख रहे थे कि वर्गों, यहाँ वर्ग की बात बार बार की जा रही है, वर्ग यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ वर्ण होना चाहिए था। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों, आपको मैं बतलाऊँ कि क्या है वर्ग, वर्ग, ये जो वर्ग लिखा हुआ है बच्चों, वर्ग के जगह पर वर्ण होना चाहिए, यानी वर्णो होना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए था। यहाँ वर्ग लिखा गया है बच्चों, तो क्षमा करेंगे, यहाँ वर्ग नहीं वर्ण होगा। तो अब देखते हैं कि आगे क्या है। तो किसी भाषा के सभी वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को उसकी वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में, पहले पर वर्णमाला समझ में आ गया बच्चों, कि किसी भाषा के सभी वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को उसकी वर्णमाला कहते हैं, है ना। हिंदी वर्णमाला में जो है आपका, उसका दो भेद होता है, दो प्रकार होता है। कौन कौन होता है, एक स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है, एक स्वर होता है दूसरा व्यंजन होता है। तो चलिए बच्चों, स्वर क्या है थोड़ा सा जानते हैं। स्वर जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि स्वर क्या है, अ, आ, ह्रस्व ए, दीर्घ ए, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। बच्चों इसमें और दो आते हैं जो अंग और अ है, जो कि स्वर नहीं होते हैं। स्वर बच्चों आपका 11 ही होते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है बच्चों कि अंग और अ है क्या। तो वो बच्चों आपका अयोगवाह है। क्या है, अयोगवाह, मतलब और योग के जो योग से बनता है वही अयोगवाह कहलाता है। जैसे अंग होता है उसको अनुस्वार कहते हैं, अ पर वो बिंदी रहता है, अ के बाद में जो विसर्ग रहता है दो बिंदी, वो आपका विसर्ग कहलाता है। तो ये आपका, है ना, अयोगवाह में आता है। एक चंद्र बिंदु आता है बच्चों, वो आपका अनुनासिक कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुनासिक, है ना। सभी का प्रयोग और सभी की बात हम आगे करेंगे। अब थोड़ा सा देखते हैं कि मूल आपका जो स्वर है वो क्या है, 11 है। क्या है, 11। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर बच्चों, क्या देख पा रहे हैं
कि ये जो आ ये सब है आपका क्या है, स्वर है। और उसके ठीक नीचे जो है हम लोग जो देख पा रहे हैं ये सब जो है आपका मात्रा है, मात्रा का चिन्ह है ना। जब हम व्यंजनों का साथ प्रयोग करते हैं तो इन्हीं मात्राओं का प्रयोग करते हैं। जैसे हमको क लिखे तो बच्चों ये क जो व्यंजन है ये मूल रूप से क नहीं है, इसमें स्वर भी मिला हुआ है। इसके लिए जब मूल व्यंजन क्या होता है बच्चों, क हलंत और प्लस अ, क्या होता है क और अ, तब हो जाता है आपका क। क्या हो जाता है क, पूरा पूरी क होता है, क्या होता है क होता है। ऐसे क आधा रहता है। मूल व्यंजन हमेशा जो है हलंत के साथ आता है या वह आधा होता है, पूरा नहीं होता है। पूरा कब होता है, जब वह आपका स्वर उसमें आ जाता है। और वैसे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों कि आपका यहाँ पर क्या कहते हैं, ये सभी का तो मात्रा है, मात्रा चिन्ह है, लेकिन आपका अ के साथ नहीं है। तो इसके साथ कोई मात्रा नहीं रहता है बच्चों। ये जो स्वतंत्र व्यंजन होते हैं उसके साथ हमेशा होते ही होते हैं, जो ये हैं। चलिए बच्चों, तो आशा है कि स्वर क्या है, कितने हैं, उसके मात्रा क्या है, मात्रा चिन्ह क्या है, ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। व्यंजन, व्यंजन देखिए क्या है हम लोगों को, वो देखिए स्वर तो बताए 11 है, व्यंजन वैसे आपका 33 है। और आगे उसमें और भी कुछ होता है बच्चों, उसको मैं पढ़ाता जाऊंगा, देखते जाएं। जैसा कि व्यंजन में क ख ग घ अर्थात कवर्ग है। क्या है, कवर्ग। कवर्ग मतलब क का वर्ग, मतलब क का ये सदस्य है। क का क्या है, ये सदस्य है। ये जो है आपका क का क्या है, सदस्य है। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों कि आपका ये जो आपका है ये क ख ग घ अंगा, ये क का वर्ग है अर्थात क का सदस्य है। इसी तरह आपका च का वर्ग है, च छ ज झ ये च वर्ग अर्थात च का सदस्य है। और आपका क्या है, ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण। इस तरह से पढ़ेंगे। उच्चारण देख रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, ट ठ ड ढ ण। न नहीं पढ़ना है, न यहाँ नहीं पढ़ना, इसको ण पढ़ना है। ण, नाक का सहारा लेना है बच्चों, है ना। ऐसे उच्चारण स्थान जब हम पढ़ाएंगे तो ये बतलाएंगे, है ना। अब आगे आता है त वर्ग, त थ द ध न। क्या, त थ द ध न, ये त का वर्ग है अर्थात त का सदस्य है। ये न पढ़ना है बच्चों, इसको ण नहीं, इसको न पढ़ना है। त थ द ध न। आगे आते हैं पवर्ग, प फ ब भ म, ये प का सदस्य है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं कि अब जो क्या है, अंतस्थ वर्ण है। क्या है बच्चों, अंतस्थ वर्ण। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अंतस्थ वर्ण क्या है, य र ल व जो हम लिखते हैं बच्चों, तो य र ल व ये क्या है, अंतस्थ वर्ण है। ये क्या है आपका अंतस्थ वर्ण है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो इसको अब अंतस्थ वर्ण या अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, थोड़ा सा वो भी समझ लेते हैं। ऐसे स्पर्श व्यंजन, वो जो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये 25 जो है बच्चों, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कौन व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन, है ना। तो स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं बच्चों, ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु, है ना, क्या कहते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु उच्चारण स्थान विशेष को स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, अर्थात मुख के अंदर से, है ना, मुख के अंदर से जहाँ से वो वायु निकलती है, जिस जगह को स्पर्श करते हुए निकलती है, छूते हुए निकलती है, उन्हें ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ऐसे व्यंजन बाबू अर्थात बच्चों ये आपका 25 है, लेकिन इसमें दो और जो है जोड़ा गया है, वो आपका दो आपका कौन सा है बच्चों, वो देख लीजिए। आपका जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ देखिए आपका क्या है, आपका ये जो अंग है,
तो अंग ये ऐसे होता है, लेकिन अड़ इस तरह से होता है ना। जैसे हम लोग लिखते हैं सड़क, जैसे हम लोग लिखते हैं सड़ा, तो ये जब है तो इसका प्रयोग होता है, इसका नहीं। ये अंग है, इसका ज़्यादातर प्रयोग बच्चों संस्कृत में होता है ना। इसका प्रयोग कहाँ होता है? संस्कृत में होता है, और इसका प्रयोग होता है। तो 27 तो स्पर्श व्यंजन हुए, उसका परिभाषा भी मैंने बतलाया। अब जो है एक और है बच्चों, एक ट ठ ड ढ में होता है इस प्रकार से ढ, लेकिन ये जो है एक ढ और क्या होता है, इस तरह से लिख करके और उसके बाद यहाँ बिंदी दिया जाता है। तो ये जो है आपका ये ढ और ये अड़, ये जो है बच्चों ये आपका दो और जोड़ा गया है। इसको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं या उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं, क्योंकि जब ये बोलते हैं तो ये अचानक उछलता है ना। अचानक जिह्वा, जैसे सड़क, तो जिह्वा देखिए होता है सड़क, पड़क, फड़क। अब यही देखिए ढोलक, ढ, तो ये ढ का प्रयोग होगा, ये नहीं, क्योंकि शुरू में इसका प्रयोग और इसका प्रयोग बच्चों ये शब्दों के मध्य में हो सकता है या शब्द के बाद हो सकता है, पहले नहीं हो सकता है। चलिए बच्चों, तो आप लोगों ने समझा होगा कि अंतस्थ व्यंजन क्या है, कितने हैं। तो अंतस्थ क्षमा करेंगे, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो 25 है, और 2 आपका ये जुटा, तो हो गया 27। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा कि अब अंतस्थ व्यंजन क्या है। क्या अंतस्थ व्यंजन क्या है? तो चलिए अंतस्थ व्यंजन भी देख लेते हैं बच्चों कि अंतस्थ व्यंजन क्या है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि अंतस्थ मतलब अंदर स्थित, है ना। तो अंतस्थ क्या है आपका, उसका परिभाषा भी सुन लें। अंतस्थ का, है ना, अर्थ है बीच में स्थित होना। अंतस्थ का अर्थ क्या होता है? बीच में स्थित होना। ठीक है बच्चों, तो अब हम देख रहे हैं इसका परिभाषा है क्या, कि जब अंतस्थ वर्ण का उच्चारण, है ना, स्वर और व्यंजन के मध्य हो, जब स्वर और व्यंजन के मध्य यानी बीच में हो, तो वह अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। और यह आपका य, र, ल और व होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, है ना। क्या है आपका यहाँ पर, ये था, क्षमा करेंगे, ये आपका है, और देखिए ये रहा आपका य, र, ल, व, य, र, ल और व, ये अंतस्थ व्यंजन है बच्चों। चलिए बच्चों, तो आप परिभाषा भी सुनते जा रहे हैं, इसमें नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं बतलाते जा रहा हूँ, उसको अपने उत्तर पुस्तिका में अंकित अवश्य करेंगे। चलिए अब आगे आते हैं, आपका क्या है, और क्या उष्म व्यंजन। उष्म का मतलब ही होता है गर्म, उष्म का अर्थ क्या होता है बच्चों? गर्म। तो उष्म व्यंजन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। जब इस वर्ण का अर्थात उष्म वर्ण का, है ना, उच्चारण करते समय मुख अर्थात मुंह का जो उष्मा होता है, गर्मी होता है, तो वो उत्पन्न होता है। यानी कि जब हम उष्म व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो मुख से जो वायु निकलता है बिल्कुल गर्म निकलता है, इसलिए उष्म व्यंजन कहते हैं। और उष्म व्यंजन आपका 4 है। इसमें जैसा कि देख रहे हैं उच्चारण भी 3 स है, तीनों का थोड़ा सा तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह है। तो यहाँ पर तालव्य स को इस तरह से पढ़ेंगे श, और मूर्धन्य स को भी श, लेकिन दंत स को पढ़ेंगे स, सिर्फ स। आइए दोनों पढ़ेंगे, तालव्य श, मूर्धन्य श, और ये दंत स, और ये ह। तो उष्म व्यंजन हुआ बच्चों। अर्थात उष्म व्यंजन को जब हम उच्चारण करते हैं तो ये रगड़ खाता है, और उष्मा जो है, उष्मा के साथ जो है ये होता है ना, टित वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से हमें उष्मा जो है निकलता है, अर्थात गर्मी निकलता है, गर्म वायु निकलता है, इसीलिए इसे उष्म व्यंजन कहते हैं। और ये 4 है। चलिए बच्चों, तो आगे अब देखते हैं, एक है क्या, उष्म व्यंजन के बाद में एक आता है आपका गृहीत
अच्छा चलिए देख लेते हैं इसमें गृहीत व्यंजन। गृहीत क्या है? इसको आगत व्यंजन भी कहते हैं। क्या? आगत। आगत का मतलब आया हुआ, आगत का मतलब आया हुआ या लिया हुआ। तो ये विदेशी भाषा है, अंग्रेजी। और जो आपका क्या है, आपका क्या कहते हैं, अरबी उर्दू में ज़्यादा प्रयोग होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? अरबी और उर्दू में प्रयोग होता है ना। आँव का प्रयोग ये गृहीत ये भी आया हुआ है आपका। इसका जैसे दांत लिखते हैं, क्या लिखते हैं? दांत लिखते हैं। तो दांत में बच्चों यहाँ इस तरह से लिखते हैं ना, दांत। देखिए चंद्र बिंदु है, आँव, चंद्र भी और बिंदु है। तो ऐसे आँव का प्रयोग यह होता है, अनुनासिक की तरह हो जाता है, लेकिन गृहीत नहीं माना जाएगा। इसका प्रयोग यहाँ क्षमा करेंगे, ये औ होता है। जिस प्रकार की हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जैसे डॉक्टर लिखना है, क्या? डॉक्टर, डॉक्टर, इस सब का तो यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं, अर्धचंद्र लिखते हैं। तो ये गृहीत है, आगत है। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये सही नहीं है, ये आपका ये नहीं सही, सही आपका ये है जो अर्धचंद्र रहता है इस तरह से। तो ये इंग्लिश में प्रयोग किया जाता है, इंग्लिश भाषा के लिए है। और ये आपका जो जफ है उर्दू फारसी के लिए है बच्चों। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं कि अब संयुक्त व्यंजन में और क्या है। तो आपका संयुक्त व्यंजन छ, त्र और ज्ञ और स्र है। छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये दो व्यंजनों के मेल से बना हुआ है। क्या? ये दो व्यंजनों के मेल से बना हुआ है। जैसे छ है तो छ क्या चीज़ से बना हुआ है बच्चों? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, छ का कैसे बना हुआ? क और मूर्धन्य श, क प्लस मूर्धन्य श, तो हो जाता है ये छ। क्या हो जाता है? छ। इस तरह से, है ना बच्चों। चलिए तो ये छ है। इसी तरह बच्चों आपका क्या है? स्र है, त्र है, त्र। तो बच्चों यहाँ पर अभी छ का देख ले। अब त्र, त्र में इसी प्रकार होता है आपका त हलंत और र, त हलंत और र। ज्ञ में है ज और य, ज और य। स्र में है तालव्य स और र। ये मिलकर के आपका हो जाता है संयुक्त व्यंजन, यानी कि दो दो व्यंजन, जैसा कि अभी मैंने पहले बतलाया था तरह का छ का। तो यहाँ छ, श, छ, छ, त्र। और य ढ का मान्य स्वर जो है आगत स्वर है, अर्थात बाहर से आया हो, इसलिए मैं पहले ही बतला चुका हूँ। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग अनुस्वार का जो मैंने बतलाया था पहले कि अनुस्वार अ के ऊपर एक बिंदु होता है, अनुनासिक अ होता है ना, चंद्र बिंदु वाला, है ना, और विसर्ग अह होता है। चलिए बच्चों, तो इसमें है ना, इस वीडियो में इतना ही। अब इसके अगले भाग को मैं लेकर आऊँगा, उसमें शेष वर्ण से संबंधित जो हम लोग को पढ़ना है वो अगले वीडियो में होगा। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, है ना, और सही से रहेंगे। और ये जो मैं वीडियो भेज रहा हूँ, ये वीडियो को आप लोग अच्छा से समझेंगे, नहीं समझ में आएगा तो आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। और बच्चों, जो विद्यार्थी आप लोग देख रहे हैं कि होमवर्क नहीं बना करके भेज रहे हैं, तो ये बहुत महंगा पड़ेगा। चूँकि बच्चों, है ना, ये कोरोना काल में आप लोगों को घर से ही वीडियो बनाकर भेजा जा रहा है ना, और उसके बाद भी इसको पढ़ना है। कोई दिक्कत है पूछना है, नहीं तो हम सभी का रजिस्टर पर अटेंडेंस बना रहे हैं, होमवर्क का भी देख रहे हैं कि कौन बच्चा बना रहा है, कौन बच्चा नहीं बना रहा है। जब स्कूल खुलेंगे उसके बाद आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए बच्चों, सभी बच्चों देखें, और हो सके यहाँ पर यदि दिक्कत होता है तो मेरा जो चैनल है यह है ना यूट्यूब, उसको सब्सक्राइब कर लें। जो भी देखना होगा आप देख सकते हैं। चलिए बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, है ना। धन्यवाद।